नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। सिर्फ 16 साल का लड़का, क्या उसे भी वयस्क की ही तरह फांसी वाले केस में ट्रायल किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। देखिए, अगर कोई 16 या 17 साल का बच्चा किसी हत्या का आरोप झेल रहा हो तो क्या कानून उसे सिर्फ इसलिए बचा देगा क्योंकि वह नाबालिग है, या फिर उसका ट्रायल एक वयस्क अपराधी की ही तरह होगा? और यदि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये कह भी दे कि यह बच्चा अडल्ट ट्रायल के लायक नहीं है, तो क्या जो अपीलेट कोर्ट है वो किसी मनोवैज्ञानिक ये जो सोच बन गई है, क्या वो ये ऑर्डर दे सकती है कि अब इसको बदलना ज़रूरी है? दरअसल 21 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट जजमेंट पास किया है जो आने वाले हर जुवेनाइल मर्डर केस की दिशा को बदल सकता है। दरअसल ये घटना शुरू होती है 2021 से। एक माँ ने पुलिस में शिकायत की कि उसका बेटा जो है वो 2 लड़कों के साथ घर से निकला था। कुछ घंटों बाद उसका जो मोबाइल है वो बंद हो गया। पूरी रात तलाश चलती रही और अगली सुबह खेत में उस बेटे का शव मिला। एक एफआईआर दर्ज की गई और आरोप था कि ये जो 2 नाबालिग लड़कों ने मिलकर उसकी हत्या की है और सबूत मिटाने की कोशिश भी की है। जांच में एक लड़के की उम्र जो है वो लगभग 16 साल 4 महीने पाई गई और यहीं से शुरू होती है एक असली कानूनी लड़ाई। क्या उसका मुकदमा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत चलाया जाएगा या फिर उसको एक एडल्ट की तरह चिल्ड्रन कोर्ट भेज दिया जाएगा? कानून ये कहता है कि यदि बच्चा जो है 16 वर्ष से अधिक का है और आरोप जो है एक हीनियस ऑफेंस का है, तो बोर्ड पहले एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा। बोर्ड ये देखेगा कि क्या बच्चे ने उसके अंदर अपराध करने की मानसिक क्षमता थी, क्या शारीरिक क्षमता थी, और क्या उसे अपने कार्य के परिणाम अच्छे से समझ में आते थे, और अपराध किन परिस्थितियों में हुआ। इस मामले में बहुमत से बोर्ड ने यह कहा कि यह बच्चा अडल्ट ट्रायल के योग्य नहीं है, लेकिन बोर्ड के जो प्रिसाइडिंग मजिस्ट्रेट है वो इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मत था कि बच्चा परिणाम समझता था और उसका ट्रायल एक एडल्ट की तरह ही होना चाहिए। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, मृतक की मां ने अपील की। सेशन कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो आदेश था उसको पलट दिया। मामला चिल्ड्रन कोर्ट भेज दिया गया और बाद में हाई कोर्ट ने भी इस निर्णय को बरकरार रखा। इसके बाद मामला यहाँ से पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने देखिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सबसे पहला ये था कि क्या आईपीसी के सेक्शंस 302 जो कि हत्या के लिए होता है, जिसमें सज़ा मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास तक मिल सकता है, क्या उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हीनियस ऑफेंस माना जाएगा या फिर एक सीरियस ऑफेंस माना जाएगा? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि जब सेशंस कोर्ट अपील सुनती है तो क्या उसे हर मामले में एक नए साइकोलॉजिस्ट या फिर मेडिकल एक्सपर्ट की सहायता लेना अनिवार्य है? और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट करते समय उनने किन रिपोर्ट्स और तथ्यों के ऊपर विचार करेगा या किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 302 आईपीसी में जो अदालत आजीवन कारावास से कम की सज़ा दे ही नहीं सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। और इसलिए, केवल इसलिए कि उस सेक्शन में मिनिमम शब्द नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूनतम सज़ा मौजूद नहीं है। अदालत ने साफ कहा कि सेक्शन 302 एक हीनियस ऑफेंस तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसे एक सीरियस ऑफेंस नहीं माना जा सकता है। और यही इस फैसले का सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। देखिए, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि जब सेशंस कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला पलटा, तब उसको एक नए साइकोलॉजिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट की सहायता लेनी चाहिए थी। उन्होंने पहले के जो बारून चंद्रा ठाकुर केस का जो जजमेंट था उसका रेफरेंस लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस पॉइंट आउट किया। कोर्ट ने यह कहा कि देखिए, सेक्शन 15 में बोर्ड ने पहली बार बच्चे का मानसिक और शारीरिक आकलन किया था, इसलिए वहाँ विशेषज्ञ की भूमिका अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन सेक्शन 101 सबसेक्शन 2 में जो अपीलेट कोर्ट है वो सिर्फ ये देखती है कि बोर्ड ने उपलब्ध सामग्री का सही तरीके से मूल्यांकन किया है या नहीं किया है। इसलिए कानून में ये लिखा गया है, में शब्द का प्रयोग किया है, और ये शब्द जो होता है वो अनिवार्य नहीं बल्कि एक विवेकाधीन जो होता है
उसको डिस्क्रिशनरी पावर को बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि हर अपील में नए विशेषज्ञ बुलाना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, और यदि परिस्थितियाँ ये डिमांड करे तब अदालत उन विशेषज्ञों की हेल्प ले सकती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट एक इसमें जो प्रिंसिपल ले डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कहा है कि जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है वो कोई एक मिनी ट्रायल नहीं होता है। इस चरण पर यह तय नहीं किया जा सकता कि बच्चा दोषी है या निर्दोष है। सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या उसको एक एडल्ट की तरह उसका ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बोर्ड को 4 अलग अलग पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से यहाँ पर विचार करना होता है। उसकी मानसिक क्षमता, उसकी शारीरिक क्षमता, परिणाम समझने की क्षमता और अपराध की परिस्थितियाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट देखकर ये निर्णय नहीं लिए जा सकते, और बोर्ड को सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट, इसके अलावा गवाहों के बयान और जो अन्य अवेलेबल मटेरियल्स रिकॉर्ड पर है उनका एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हत्या का अपराध जिसमें मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास तक की सज़ा सुनाई जा सकती है, वो एक हीनियस ऑफेंस है और हीनियस ऑफेंस ही रहेगा। और सेशन कोर्ट के लिए हर मामले में नए विशेषज्ञ को बुलाना भी अनिवार्य नहीं है। जहाँ तक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का सवाल है, तो उनको सभी रिपोर्ट और तथ्यों का एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट करना होगा, और केवल एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर वो रिलाय और डिपेंड नहीं कर सकते। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया और पहले दिए गए आदेशों में जो इंटरफेरेंस करने से मना कर दिया। जिस केस को भी हमने डिस्कस किया है, ये था एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर। ये जजमेंट की जो डेट थी वो थी 21 जुलाई 2026 और डिवीज़न बेंच के द्वारा ये दिया गया। जस्टिस JB पारदीवाला और उज्जल भुयान ने ये जजमेंट पास किया है। अब इसका देखिए रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा कि यदि कोई 16 से 18 वर्ष के किसी बच्चे ने कोई हीनियस क्राइम किया है, उसके ऊपर हत्या जैसे गंभीर अपराध का कोई आरोप लगाए, तो ये निर्णय अब देश भर के जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है और सेशन कोर्ट है उनके लिए काफ़ी एक मार्गदर्शक बनेगा। ये केस एक रेफरेंस की तरह लिया जाएगा, क्योंकि ये फैसला क्लियरली स्पष्ट करता है कि जो सेक्शन 302 IPC है उसका एक समकक्ष अपराध एक हीनियस क्राइम की तरह ही माना जाएगा। इसको सीरियस ऑफेंस की तरह डील नहीं किया जाएगा। और जो अपीलेट कोर्ट है वो हर बार कोई नया मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराने के लिए बाध्य भी नहीं है। और जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है वो करते समय बोर्ड को जो सभी उपलब्ध सामग्री है उनका इंडिपेंडेंट असेसमेंट करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का जजमेंट पसंद आया होगा। थैंक यू।